अच्छा जी। इससे पहले जो लेक्चर था वो हमने पढ़ा था कि ओएमटी क्या चीज़ है, ट्रीटमेंट क्या होती है। ओएमटी बेसिकली क्या है? ऑस्टियोपैथिक मैनुअल थेरेपी। इन अदर वर्ड्स मतलब मैनुअल थेरेपी है। मैनुअल थेरेपी क्या होती है? जो कि प्रैक्टिशनर अपने हैंड्स के थ्रू पेशेंट को ट्रीट करता है मैनुअली। अब उसके अंदर सिर्फ हमारे नजदीक मैनुअल थेरेपी क्या है, जनरल कॉन्सेप्ट क्या है कि जो मोबिलाइजेशन होती है ना, वो मैनुअल थेरेपी होती है। मोबिलाइजेशन एक एक पार्ट है ओएमटी का। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि मैनुअल थेरेपी में ही कंसिडर होती हैं। वो कौन सी होती हैं, उनका क्या मकसद होता है, अगर मोबिलाइजेशन भी करनी है तो उसका क्या पर्पस है, वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है। अब मोबिलाइजेशन एक पार्ट है, ये बात मैंने आपको बता दी। तो मोबिलाइजेशन की जो इफेक्टिवनेस है वो डिपेंड करती है अगर उसके साथ आपने कुछ और चीज ऐड करके, मतलब एक प्रोसीजर कोई और ऐड करके आपने मोबिलाइजेशन के साथ पेशेंट को ट्रीट किया। तो अब वो जो एडजंक्टिव प्रोसीजर्स होते हैं ना, एडजंक्टिव प्रोसीजर का मतलब यही होता है कि दो या दो से ज्यादा प्रोसीजर जो आपने इकट्ठे किए हैं। प्रोसीजर का मतलब क्या है? ट्रीटमेंट, पेशेंट ट्रीटमेंट। उनका जो सीक्वेंस है वो डिसाइड करेगा कि आपका जो आउटकम है उससे फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो आउटकम मेजरमेंट अगर कोई एक चीज है, लेट्स से पेन है, पेशेंट को पेन है, और आपने पेशेंट के पेन को ठीक करने के लिए मोबिलाइजेशन दी है। लेकिन क्या आपने मोबिलाइजेशन के साथ कोई और ट्रीटमेंट भी पेशेंट को एडवाइस किया है या पेशेंट को किया है? फॉर सिंपल वर्ड्स में हम नॉर्मली क्या करते हैं, पेशेंट को ट्रीट करने से पहले उसकी एक मोडालिटी उसको लगा देते हैं पेन के लिए, और उसके साथ उसको कोई ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। तो ये दोनों एडजंक्टिव प्रोसीजर होते हैं। अब एक पेशेंट वो जिसको आपने सिर्फ मोबिलाइज किया है, और एक पेशेंट वो है जिसको आपने मोबिलाइज करने के साथ साथ उसको हॉट पैक भी लगाया है। तो आपके ख्याल में ज्यादा फर्क किसको पड़ेगा? अपनी कॉमन सेंस यूज करो। किसकी पेन ज्यादा जल्दी ठीक हो सकती है दोनों की? अच्छा, मजे की बात है कि 8:30 वाला लेक्चर मुझे तो भूल जाता था। आज मैंने टाइम पे शुरू कर भी लिया है तो भी आवाम नहीं है, इसका मतलब सबने का होना ही नहीं है। तो आओ भी ना। चलो कोई नहीं, रिकॉर्डिंग में दे दूंगी। लेकिन अगर सोए पड़े हो तो फिर चलो मैं बस पढ़ा देती हूँ, आप लोग बाद में देख लीजिएगा। तो जो ज्यादा फर्क है वो उसको पड़ेगा जिसको आपने टू ट्रीटमेंट्स दी हैं। ठीक है। अब ओएमडी ट्रीटमेंट, ये जो मैनुअल थेरेपी है, सारी मैनुअल थेरेपी, नॉट ओनली मोबिलाइजेशन, इसका हम क्यों करते हैं, या इसके क्या फायदे हैं, या इसकी इंडिकेशंस क्या हैं? पिछले लेक्चर में हमने इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पढ़ी थी ना, तो आज हम इंडिकेशंस पढ़ लेते हैं सिर्फ, कि अगर करनी भी है तो कैसे करनी है। एक तो चीज है कि आप सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए, कौन से सिम्टम है, अगर जॉइंट रिस्ट्रिक्शन है उसको, अगर रेंज ऑफ मोशन प्रॉपर नहीं है उसको खत्म करने के लिए, अगर पेन है तो उसको ठीक करने के लिए ओएमटी दी जाती है। उसके अलावा दूसरा रीजन क्या हो सकता है? मोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए मोबिलाइजेशन दी जा सकती है। तीसरा चीज है मूवमेंट को डिक्रीज करने के लिए भी, अगर किसी जगह पे एक्सेसिव मूवमेंट है उसको कम करने के लिए भी आप जो है वो ओएमटी दे सकते हैं। अब वो कैसे दे सकते हैं, कैसे फर्क पड़ेगा, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और चौथा रीजन क्या है कि आप मैनुअल थेरेपी उसको ट्रेन करने के लिए पेशेंट को, या हो सकता है वो पेशेंट ना हो, वो आपका क्लाइंट हो जैसे जिम में होते हैं, उनको ट्रेन करने के लिए भी आप मैनुअल थेरेपी देते हैं। अब सबसे पहला जो रीजन थी वो थी जनाब सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए। सिम्टम्स को रिलीव कौन सी करनी है, या कौन से सिम्टम्स, मतलब ये सिम्टम रिलीविंग ट्रीटमेंट आप कब यूज करेंगे? जब जो भी सिम्टम है, जैसे फॉर एग्जांपल पेन है, वो अगर इतनी सिवियर हो जाए कि उसकी वजह से आपकी असेसमेंट ही नहीं हो रही है, पेन इतनी ज्यादा है कि पेशेंट आपको हाथ ही नहीं लगाने दे रहा, फिर आप उसके सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए मैनुअल थेरेपी देंगे। ठीक है। या फिर क्या हो सकता है कि अगर एंड रेंज ऑफ मूवमेंट, मतलब मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन या तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, कोई ऐसी पैथोलॉजी है कि आप फुल मूवमेंट उसके ऊपर अलाउड नहीं है, या फिर वो पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तब आप उसके सिम्टम्स को पहले रिलीव करेंगे, उसको असेस करेंगे, उसके बाद बारी आएगी उसके ट्रीटमेंट की। तीसरी चीज क्या है कि ये भी हो सकता है समटाइम्स कि वहां पे कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस ऐसा है, या डिस्क की पैथोलॉजी कोई ऐसी है, कोई ट्यूमर है, या कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से
जो आपके मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। मतलब अगर आपने जरा सी मूवमेंट भी करवाई है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रही है, और या फिर ऐसे हो रहा है कि उसके ऊपर मूवमेंट बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है, तो उस रिस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा कि आपके जो सॉफ्ट टिश्यू है वो शॉर्ट हो जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, इन द प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल मसल लेंथ और अ नॉर्मल और इवन अ लैक्स जॉइंट कैप्सूल, के मसल लेंथ ठीक होती है बट उसके आसपास कोई ऐसे पैथोलॉजिकल, मतलब कोई ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आपकी जो असेसमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है, या आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं जो भी आप ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या करेंगे कि आप पहले उसकी जो रिस्ट्रिक्टिव सिम्टम्स है ना, जैसे पेन है या मसल स्पाज्म है या कोई और शॉर्टनिंग है ऐसी जिसकी वजह से वहां पे नहीं काम हो पा रहा, तो पहले आप उसको रिलीव करते हैं। देन यू असेस एंड भी डिसाइड। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ देना। डरा दिया मुझे वैसे। तो सिम्टम्स रिलीव करने के लिए कौन सा ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं? आप इमोबिलाइज करेंगे, ठीक है। इमोबिलाइजेशन हमें पता ही है कैसे करते हैं। आपने वो राइस प्रिंसिपल्स पढ़ा होगा कि रेस्ट, आइस, आइसिंग, कंप्रेशन और एलिवेशन। तो उसके अंदर जो कंप्रेशन या जो रेस्ट है वो बेसिकली इमोबिलाइजेशन के कंपोनेंट में फॉल करता है। इमोबिलाइज आप कैसे कर सकते हैं? आप इमोबिलाइजेशन करने के लिए वहां पे कोई जैसे प्लास्टर लगा दिया जाता है, या कंप्रेशन बैंडेज को ऐसी लगा दी जाती है। आपने उस पार्ट को, उसको ज्यादा मोबिलाइज नहीं होने देना, ताकि उसके सिम्टम जो है वो रिलीव हो सके, या पेन है बेसिकली उसको वो बेहतर हो सके। टेपिंग उसकी एक वन फॉर्म ऑफ इमोबिलाइजेशन, ठीक है। दूसरी क्या चीज जिससे आप सिम्टम्स को रिलीव कर सकते हैं वो है आपका हॉट पैक हो सकता है, आइसिंग हो सकती है जैसे आइस राइस प्रिंसिपल जो है, या फिर आप इलेक्ट्रोथेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी में क्या आपकी मोडेलिटीज हैं? हीट के अंदर भी मोडेलिटीज फॉलो करती हैं, जैसे आपके वो है इंफ्रारेड है, अल्ट्रा वायलेट है। अल्ट्रासाउंड तो उसमें नहीं आता, अल्ट्रा वायलेट जरूर फॉलो करता है। तो वो की चीजें हो सकती हैं। उसके अलावा जो हाइड्रोथेरेपी है, वाटर के अंदर, जो स्विमिंग पूल्स के अंदर ट्रीटमेंट दी जाती है, उससे भी सिम्टम्स रिलीव होती है। और क्या तरीके हैं सिम्टम्स को रिलीव करने के? या तो एक्यूपंक्चर हो सकता है, या फिर एक्यूप्रेशर किया जा सकता है। डिफरेंट ट्रेडिशंस के अंदर डिफरेंट चीजें फॉलो की जाती हैं। ये जो एक्यूप्रेशर है ये चाइनीज मेडिसिन के अंदर ज्यादा यूज होता है। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स का आपको पता होगा, बॉडी के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको प्रेस करके आप, लेट्स से हैंड के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स को या फिर फुट के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स को प्रेस करते हैं और कहते हैं कि जी इससे जिस पार्ट में आपकी पेन है वो ठीक हो जाएगी। आई डोंट नो इफ इट वर्क्स और नॉट, कभी ट्राई ना मैंने किया है ना करवाया है, बट मैम इनको हम ट्रिगर पॉइंट्स भी कह सकते हैं। ट्रिगर पॉइंट्स एक्यूप्रेशर वाले नहीं होते, ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं मसल के। एक्यूप्रेशर मैं आपको दिखाती हूँ। आपने अक्सर सुना होगा कि रैंडम डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए भी एक्यूप्रेशर, नाम नहीं सुना होगा। दिखा देती हूँ कैसे होती है। ये देख, इस तरह, ठीक है। डिफरेंट आपके हाथ या आपके पाँव के ऊपर नॉर्मली होता है कि ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं। ये मेडिसिन ये कहती है कि आपके कुछ पॉइंट्स आपकी बॉडी, मतलब आपके हैंड और आपके फुट के अंदर कोई ऐसे रीजन्स होते हैं जिस जो कि कंट्रोल करते हैं आपके बॉडी फंक्शंस को, जैसे आपके ऑर्गन्स वगैरह को। कि अगर आप इन पॉइंट्स को प्रेस करेंगे या यहाँ पे मसाज करेंगे, बेसिकली प्रेशर होता है, अगर आप वहां पे प्रेशर देंगे तो उसकी वजह से जो आपकी बॉडी फंक्शंस है वो नॉर्मल होंगे। ये चाइनीज मेडिसिन है, ठीक है। लेकिन जो एक्यू पंक्चर है, ये वाला वो ये है, वो जो नीडल थेरेपी होती है, इसका पता है आप लोगों को? ये नहीं, एक्यूपंक्चर कभी करवाई है? ये तो फिजियोथेरेपी के अंदर भी बड़ा आजकल कॉमन है, ये वाली होती है एक्यूपंक्चर, ठीक है। नीडल थेरेपी इसको मैम कहते ये ड्राई नीडलिंग में आ जाती हैं। है। हाँ, ये ड्राई नीडलिंग है, यस। इसी को ड्राई नीडलिंग कहते हैं। तो इसके मतलब ये दो, ये इनसे पेन रिलीव होता है। तो एक्यूपंक्चर भी यूज किया जाता है, एक्यूप्रेशर भी यूज किया जाता है, और उसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन। सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन क्या होती है कि आपके टिश्यू मसाज, सॉफ्ट टिश्यू मसाज। आप लोगों ने थेरा में पढ़ा सॉफ्ट टिश्यू मसाज? नहीं पढ़ा होगा। जो भी चीज ऐसी पूछती है ना उसमें तो जवाब ही नहीं आता आगे से, इसका मतलब ये होता है कि कहीं पूछ ही ना ले। मैं पूछ नहीं रही, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि क्या आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है।
सॉफ्ट टिश्यू मसाज के बारे में? नहीं पढ़ा हुआ, चलो मैं बता देती हूँ कि आप जैसे सिंपल, जब आप किसी मसल को दबा रहे होते हैं ना, वो भी सॉफ्ट टिश्यू मसाज होता है। समटाइम्स नीडिंग के थ्रू कुछ टेक्निक्स होती हैं, हैंड के थ्रू, जैसे आप सॉफ्ट टिश्यू को मोबिलाइज करते हैं उस जगह पे। सॉफ्ट टिश्यू क्या चीज़ है? आपके मसल्स हैं या आपके लिगामेंट्स वगैरह हैं। उसके अलावा क्या होता है कि आप रिफ्लेक्स पेन मॉडिफिकेशन, जैसे पीएनएफ की टेक्निक्स हैं, वो यूज कर सकते हैं। मसल स्पाज्म कम हो जाता है तो उसकी वजह से आपकी पेन भी बेहतर हो जाती है। स्वेलिंग कम होगी तो भी पेन बेहतर हो जाएगी। ठीक है, ये पेन रिलीफ की चीजें थी सारी, सिम्टम्स रिलीव करने के। अब मोबिलिटी कैसे इंक्रीज करें, इसके अंदर सबसे बड़ी चीज जो है वो है आपकी मोबिलाइजेशन। ठीक है, आप शुरू सॉफ्ट टिश्यू से करते हैं, मोबिलाइजेशन पे डायरेक्ट जंप नहीं करते हैं। पहले सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन करते हैं, फिर मसल स्ट्रेचिंग करते हैं। उसके बाद आप जो क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, फिर आप जॉइंट मोबिलाइजेशन की तरफ आते हैं। जो सॉफ्ट टिश्यू मोबिलिटी है वो कैसे होती है? जैसे जॉइंट प्ले है, वैसे ही मसल प्ले एक चीज है। जॉइंट प्ले होता है कि अगर आप जॉइंट्स को मैनुअली मोबिलाइज कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप जॉइंट्स को मोबिलाइज ना करें लेकिन आप मसल्स को मोबिलाइज करें, अब मैं आपको ना यहाँ दिखा देती हूँ, मेरे ऐसे बताने से मजा नहीं आ रहा। जैसे मैम हम फेशियल रिलीज करते हैं वैसे। यस, यस, वेरी गुड। यार तुम लोगों को आती तो है मैनुअल थेरेपी, फिर क्यों पढ़े हो बस? ये देखो, ये है सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यूज को करके फेशियल बेसिकली रिलीज ही होता है, चाहे वो फेशियल रिलीज है या वो मसल रिलीज है। ट्रिगर पॉइंट्स का ट्रीटमेंट आप इसमें जरूर कंसिडर कर सकते हैं। सॉफ्ट टिश्यू को समटाइम मोबिलाइज करके, वैसे इसको प्रेशर दे के करते होते हैं, बट दिस इज हाउ सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन वर्क्स। तो पहले आप सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन करते हैं, जिसको मसल प्ले कहते हैं। उसके बाद ये होती है मैनुअल, आप खुद कर रहे हैं पेशेंट के ऊपर। उसके बाद होती है कि जो पेशेंट खुद अपनी मूवमेंट परफॉर्म कर सकता है, जैसे एक्टिव रेंज ऑफ मोशन उसकी कोई है, फिजियोलॉजिकल मूवमेंट जो उसके ऊपर अलाउड है, उसके साथ ही आप अलाउ करते हैं कि उसके जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं वो भी स्ट्रेच हो जाएं उसके साथ। तीसरी चीज क्या है कि आप यू डू सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन एक्टिवली। उसमें सबसे पहले जो पीएनएफ की टेक्निक है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, आप वो करवा के उसके बाद आप सॉफ्ट टिश्यूज की जो है वो फिजियोलॉजिकल लेंथनिंग करवा दें, जैसे सिंपल पीएनएफ की टेक्निक है, ये वही है। दूसरी क्या हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करवा के आप उसके बाद आप उसके टिश्यूज को मोबिलाइज करते हैं। तीसरा क्या है कि आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवा के और साथ एक तरफ आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाया, वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है, और उसके साथ ही आप उसको सॉफ्ट टिश्यू को मोबिलाइज भी कर रहे हैं। इन सारी चीजों से क्या होता है, मसल रिलैक्सेशन होती है और मूवमेंट जो है वो इंक्रीज होती है या मोबिलिटी इंक्रीज होती है। सॉफ्ट टिश्यू मसाजेस के अलावा क्या चीज है? स्ट्रेचिंग है। सिंपल, ये जो आपकी मसल स्ट्रेचिंग है ना, ये वो चीज है। आप स्ट्रेचिंग करें, और स्ट्रेचिंग से पहले क्या करना जरूरी होता है कि आप पहले उसको वार्म अप करें, मसल को स्टार्ट करें आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के साथ, जैसे पीएनएफ के अंदर करते हैं। और कोशिश करें कि कम फोर्स हो लेकिन लॉन्गर टाइम के लिए हो, और एज कंपेयर टू ज्यादा फोर्स लेकिन थोड़े टाइम के लिए। स्ट्रेचिंग जो होती है ना, वो ज्यादा तब फायदेमंद होती है जब आप उसको थोड़ा सा उसका टाइम ड्यूरेशन सिग्निफिकेंट हो, उसके अंदर फोर्स ज्यादा नहीं लगती है। मसल मोबिलाइजेशन देख ली, मसल स्ट्रेचिंग देख ली, इसके अलावा क्या है कि न्यूरल टिश्यू की मोबिलाइजेशन। यही जो फेशिया रिलीज करने वाला सिस्टम है ना, आपकी नर्व्स की मोबिलाइजेशन भी होती है। आपने थेरा में ग्लाइडिंग, नर्व ग्लाइडिंग एक्सरसाइजेस, वो जो कार्पल टनल वाला चैप्टर है, बुक तो आप लोगों ने खैर नहीं पढ़ी होगी लेकिन टॉपिक तो रीड किया होगा। उसकी जो एक्सरसाइजेस हैं डिफरेंट पोजीशंस के अंदर, उसके साथ जो आपकी नर्व्स हैं उनकी भी मोबिलाइजेशन होती है। ठीक है, आप और होती कैसे है? अगर आपने मैनुअली मोबिलाइज करना है तो आप पहले जॉइंट को ट्रैक्शन देते हैं, जॉइंट की ट्रैक्शन के बाद आपकी नर्व के ऊपर ट्रैक्शन आती है, और फिर उसके बाद आप उसको मोबिलाइज कर देते हैं डिफरेंट मूवमेंट्स के थ्रू। तीसरी चीज क्या है? हमने पढ़ लिया कि पेन रिलीफ के लिए आप ओएमटी दे सकते हैं, फिर हमने पढ़ा कि आप मोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ओएमटी कर सकते हैं। तीसरी चीज क्या है कि आप मूवमेंट को लिमिट करने के लिए भी। अब मूवमेंट को लिमिट हम क्यों करेंगे? व्हाई डू वी वांट टू रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट फॉर एनीवन एट एनी पर्टिकुलर जॉइंट या एनी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट? वो तब होता है जब वहां पे मूवमेंट थोड़ी ज्यादा अनस्टेबल हो। ठीक है, अब हाइपर मोबिलिटी के केसेस में तो वहां पे आप कैसे मोबिलिटी को लिमिट कर सकते हैं? कुछ स्पेशलाइज एक्सरसाइजेस के थ्रू। जो जिस जगह पे ज्यादा मोबिलिटी है उसके आसपास अगर कोई स्टिफ जॉइंट है, आप उसको मोबिलाइज कर दें, उसकी वजह से जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आप टेपिंग या ऑर्थोसिस के थ्रू, मतलब सपोर्ट डिवाइसेस के थ्रू मूवमेंट कर दें लिमिट को। या फिर आप उसको पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करें कि आपने बॉडी मैकेनिक्स को
कैसे यूज करना है, या एर्गोनॉमिक्स क्या होंगे, कि आपकी सीट की हाइट इतनी होनी चाहिए, आपकी कंप्यूटर की हाइट इतनी होनी चाहिए, इस तरह। सपोर्टिंग डिवाइसेस में कौन कौन सी चीजें आती हैं मूवमेंट को लिमिट करने के लिए? बेल्ट्स हैं, कॉलर्स हैं, जैसे कि ये है, लंबोसेक्रल बेल्ट्स होती हैं, ये स्टेबलाइज करने के लिए होती हैं। सर्वाइकल कॉलर होता है, ये आपके सर्वाइकल जो जो मोबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है ना, या जो अनस्टेबिलिटी हो इंस्टेबिलिटी हो जाती है, जैसे एक्सट्रीम आर्थराइटिस के केस में आपके जॉइंट की हालत ऐसी हो गई है, या आपके मसल्स इतने लैक्स हो गए हैं कि वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं आपके वर्टिब्रीज को, तो तब आप इस तरह की सपोर्ट जो डिवाइसेस हैं वो रिकमेंड करते हैं। बट ये लॉन्ग टर्म नहीं होती, सारी जिंदगी के लिए यूज नहीं की जा सकती, बल्कि सारा दिन भी यूज नहीं की जा सकती। इसका टाइम लिमिट होता है कि इतनी देर के बाद आपने इसको उतार देना है। ठीक है, ये लंबर कॉर्सेट है, बेल्ट नहीं है। अगर बेल्ट से थोड़ी सी ज्यादा जो रिजिड फॉर्म है वो लंबर कॉर्सेट है। सपोर्ट डिवाइसेस के अलावा आप क्या कर सकते हैं? अगर मेरे एल्बो जॉइंट के ऊपर हाइपर मोबिलिटी, ठीक है, उसके ट्रीट करने का एक तरीका ये भी है कि मेरी रिस्ट को मोबिलाइज कर दें और मेरे शोल्डर को मोबिलाइज कर दें। उससे क्या होगा कि जो फंक्शनल एक्टिविटीज है ना, उसके अंदर अब मेरे तीनों जॉइंट्स यूज होंगे, रादर देन यूजिंग ओनली वन, जो कि पहले एल्बो जॉइंट था। तो ताकि मेरी रिस्ट के ऊपर भी मूवमेंट होगी, मेरे शोल्डर के ऊपर भी मूवमेंट होगी, तो मेरे एल्बो जॉइंट के ऊपर जो लोड है वो कम पड़ेगा और वो इजीली हील अप हो जाएगा, जो भी रीजन है। ठीक है, ये लेक्चर था। अच्छा, वैसे मुझे मैनुअल थेरेपी इतनी डिफिकल्ट तो नहीं लग रही, आप लोगों को लग रही? नो मैम। कुछ बच्चों ने तो पहले पढ़ी हुई है, उनके लिए तो रिवीजन ही हो रही है। वैसे समर होता सिर्फ रिवीजन प्रोग्राम है, बिल्कुल नए सिरे से नहीं पढ़ाने वाला होता। तो थोड़ा चिल सीन होता है, आराम से पढ़ो, आराम से पेपर दो। असेसमेंट प्लान मैं एज सुन एज पॉसिबल शेयर कर दूंगी आप लोगों से, बट अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हो जाएगा। ठीक है। मैम मैं तो पहली दफा ठीक है पढ़ मैम। रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आप पहली दफा पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं, जो पहली दफा पढ़े हैं वो भी पढ़ लेंगे समर में। लेकिन ओवरऑल जो माहौल होता है ना वो लीनियंट होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्लासेस में नहीं आना, आप लोगों ने आना है, अटेंडेंस आप लोगों की होनी चाहिए। बाकी असेसमेंट्स में मैं आपको ज्यादा काम नहीं करूँ। चलो फिर लेक्चर एंड करूँ? अच्छा मैम, वैसे ऑनलाइन मैम असेसमेंट, थैंक यू सो मैम मच। ऑनलाइन असेसमेंट में क्या क्या होगा? ऑनलाइन क्या चीज? असेसमेंट में क्या क्या होना है, मीन्स के वो जो मैं ऑन बताऊं? कैंपस से पहले जो ऑनलाइन होना है? हाँ, जो ऑन कैंपस होनी है ना, वो तो फाइनल टर्म होगा, मिड टर्म होगा, आपके वाइवाज होंगे, और जो आपके प्रैक्टिकल होगा वो भी ऑन 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 कैंपस होगा। तो जो ऑनलाइन चीज होगी वो क्या और होगी, जो, ऐसे कोई असाइनमेंट वगैरह हो जाएगी। अच्छा अच्छा। ठीक है, और जो क्विज होगा ना वो मैं देखती हूँ ऑनलाइन लेना है, या फिर जिस दिन आप लोग मिड टर्म देने आएंगे उसी दिन मैं क्विज भी ले लूंगी उन्हीं लेक्चर्स में से जिसका आप मिड टर्म चलो, तैयार करते हैं। यस मैम, ये भी ठीक है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगी आराम से, अभी बहुत टाइम ठीक, है। ठीक है मैम। ठीक, चलो मैं लेक्चर एंड करती हूँ, जाओ सो जाओ। चलो। ठीक है मैम, थैंक यू।